पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखते हुए तो देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा था, हमने फर्स्ट चैप्टर आरबीएससी के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था, ठीक है, जबकि सीबीएसई के फर्स्ट चैप्टर के हाफ पार्ट को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं भैया गोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन वाले पोर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, और उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड छोटी बातें करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिया, इसको पढ़ेंगे एरिया। भाई सबसे पहली बात, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, मुझे ये बताइए। एरिया वेक्टर है या फिर स्केलर है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, एरिया वेक्टर है स्केलर। तो जैसे मैंने लिख दिया कि एरिया वेक्टर है, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से मतलब इसके बाद डायरेक्शन है। एरिया सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है, बहुत बढ़िया भाई। एरिया यानी कि क्षेत्रफल सदिश राशि है। अब आप कहोगे सर हमने तो कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं, हमने तो हमेशा इसको क्या पढ़ा है, हमने ऐसा लगा कि ये तो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन आपने तो पढ़ा ना तक, सिर्फ आपने पढ़ा उसका मैग्नीट्यूड, क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके साथ में डायरेक्शन भी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन भी पढ़ने वाले हैं। तो चीजों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे अच्छे से। मैंने बताया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी सारी बातें कि एरिया वेक्टर कैसे समझो। कि मान लो कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, और इस कोऑर्डिनेट प्लेन में ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। इधर एक्स को रिप्रेजेंट करता है आई कैप और वाई को रिप्रेजेंट करता है जे कैप। और मान लो कि यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर यानी कि एक आयत मानता हूँ, एक रेक्टेंगुलर यानी कि एक आयत मानता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। ये है ए बी सी और डी। मान लो इसकी लेंथ है 3 और इसकी कितनी है 4। तो अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं, एरिया वेक्टर, तो भाई एरिया वेक्टर क्या हो सकता है, एरिया वेक्टर हो सकता है सर ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। मतलब ये ए बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ए बी कितना है 3 है, और कौन सी डायरेक्शन में, जे में है, तो 3j क्या है, क्रॉस बी सी कितना है 4 है, कौन सी डायरेक्शन में, आई में है, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए, ये ए वेक्टर है, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और इधर आ जाएगा आई क्रॉस जे के। अब मैं थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में बताता हूँ। आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में, फिर भी नहीं पता तो कोई बात नहीं। मान लो ये आई है, ये जे है और ये के। अब आई क्रॉस जे, देखिए ध्यान से सुनना, मेरा जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, इसको रिजल्टेंट, और मेरी उंगलियां कर्ल होंगी जिस वेक्टर से हम प्रोडक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, और जिस वेक्टर पे हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उसकी तरफ ही कर्ल करेंगे, ठीक है। यानी कि मैं कह रहा हूं आई से जे का क्रॉस, आई से जे का, ये क्या है आई और ये क्या है जे, तो आई क्रॉस जे, आई से जे की, ठीक है, आई क्रॉस जे। तो मेरा थंब किधर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, नहीं जा रहा है, और बाहर की ओर कौन है, के, कौन है की। मतलब अगर आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आंसर क्या आता है की। और अगर जे और आई का होता तो जे से आई की ओर, जे से किधर, जे है, और जे से किधर घूमना है, आई की ओर, तो जे से आई की ओर घूमूंगा तो मेरा थंब किधर है, इस तरफ है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, के जस्ट अपोजिट, यानी कि माइनस के, माइनस ठीक है। तो क्या आया, एरिया वेक्टर आ रहा है मेरा -12, ठीक है, -12, ठीक है, बोलो क्लियर। अच्छा, अगर इसी तरह मैं बात करता कि भाई मैं कहता कि नहीं, एरिया वेक्टर तो बीसी वेक्टर क्रॉस एबी वेक्टर, कुछ भी लिख सकता हूँ, आगे किसी कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं। तो अगर मैं ऐसा करता तो क्या आता, एरिया वेक्टर, मेरे पास एरिया वेक्टर आता 4i कैप इंटू 3j कैप। तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाता है 12, और आई क्रॉस जे अभी मैंने बताया था कितना आएगा, ठीक है। लेकिन आपने दोनों ही चीजों में, दोनों ही बातों में एक चीज ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व कि भाई सर आपने दोनों डायरेक्शन की बात की, यहाँ पर माइनस के आया है और यहाँ पर प्लस के आया है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो के किधर है, बाहर, की डायरेक्शन किधर है, बाहर, प्लस के, माइनस के किधर होगा, अंदर होगा। यानी कि अगर इस बोर्ड को मैं वो रेक्टेंगुलर मान लेता, अगर इस बोर्ड को मैं वो रेक्टेंगुलर मान लेता, और मान लो ये वाली साइड मेरी 4 होती और ये वाली साइड मेरी 3 होती, तो इसका एरिया वेक्टर क्या आता, या तो आता
12 माइनस के कैप, माइनस 12 के कैप या फिर 12 के कैप, या फिर 12 के कैप, या तो माइनस 12 के कैप या फिर 12 के कैप। आता कि नहीं आता? मतलब के किधर है, देखो ये क्या हो गया आई और ये क्या हो गया जे, और के किधर हो गया इधर बाहर। मतलब अगर ये बोर्ड एक प्लेन है, अगर ये बोर्ड एक क्या है प्लेन है, एक सतह है, एक समतल है, तो एरिया वेक्टर क्या है इसके परपेंडिकुलर है, इसके क्या है परपेंडिकुलर। के कैप क्या होगा इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एरिया वेक्टर यानी कि एरिया की डायरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब कौन सी साइड में, आउटसाइड या इनसाइड, मतलब इधर या इधर, बोथ साइड्स पॉसिबल, दोनों साइड पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा क्लियर है। तो एरिया वेक्टर आपको समझ में आया कि नहीं आया? एरिया वेक्टर क्या चीज समझ में आया कि एरिया वेक्टर भैया, एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है जिस प्लेन का हम एरिया निकाल रहे हैं, जिस भी सतह का हम एरिया निकाल रहे हैं उस सतह के लंबवत, उस तल के लंबवत। मतलब अगर मान लो ये मेरा हाथ एक प्लेन था और इसका एरिया निकालना था, तो इसका एरिया किधर होगा, या तो इधर होगा जिधर मेरा मार्कर है, या फिर इधर होगा, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ, दोनों साइड पॉसिबल है। बोलो क्लियर। लेकिन क्या होगा, सब क्या है परपेंडिकुलर होना चाहिए, प्लेन के सतह के लंबवत होना चाहिए। बोलो क्लियर है। तो चीजें यहाँ तक समझ में आ रही है, एरिया वेक्टर समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, लेकिन ये सिर्फ ओपन सरफेस के लिए ही है। ऐसी सरफेस के लिए ओपन सरफेस मतलब, ओपन सरफेस मतलब जैसे कि मान लो रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सर्किल है, ट्राइंगल है, ये सब ओपन सरफेस है, यानी कि जो 2D में बनती है, 2 डायमेंशन में बनती है, इन्हें कहते हैं ओपन सरफेस, खुली आकृति। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। द्विविमीय आकृतियां भी हम कह सकते हैं। तो इनमें क्या हुआ, सतह के लंबवत होगा और बाहर भी हो सकता है और सतह के अंदर भी, मतलब इस बोर्ड के इस तरफ भी हो सकता है, बोर्ड के दूसरी तरफ भी हो सकता है। लेकिन अगर क्लोज सरफेस की बात करें, जैसे मैं कह दूं क्यूब, मैं कह दूं क्या क्यूब, तो क्यूब में क्या होगा, एरिया वेक्टर तो क्यूब में भी, मान लो ये यानी क्यूब की एक सरफेस है ये वाली, तो क्यूब में भी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन होगा हमेशा बाहर, होगा हमेशा क्या बाहर ही होगा, हमेशा क्या होगा बाहर ही होगा, अंदर नहीं होगा। बोलो क्लियर है। क्लोज सरफेस में हमेशा क्या होगा बाहर होगा। बोलो क्लियर। जैसे स्फीयर मान लो, तो स्फीयर में किधर होगा, स्फीयर में सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो, ये एरिया वेक्टर बताइए, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो बाहर की ओर, आउटवर्ड डायरेक्शन में, किधर डायरेक्शन में आउटवर्ड। तो क्लियर है। एरिया वेक्टर समझ में आया नहीं आया? क्या समझा मैंने एरिया वेक्टर? एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया, and the direction of the area for open surface is always perpendicular to the plane in both sides, inward and outward. बोलो क्लियर है। मैंने क्या कहा, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन सतह के लंबवत बाहर भी और अंदर भी हो सकती है, खुली आकृतियों के लिए। लेकिन बंद आकृतियों के लिए, क्लोज ज्योमेट्री के लिए हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड ही होगी। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये बात ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बहुत अच्छा। चलिए अभी मैं अपनी स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन करके दिखाइए। मान लो एक डिस्क है आपके पास, ये आपके पास क्या है डिस्क, ठीक है भाई, ये आपकी डिस्क है जिसकी रेडियस है r, जिसकी रेडियस क्या है r। ये ऐसे रखिएगा, ठीक है, बोर्ड से बाहर आ रही है, मतलब ये x और z डायरेक्शन है, x और z डायरेक्शन है। तो मुझे बताइए इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, बताइए क्या होगा, बोलिए। तो बहुत सिंपल है, या तो एरिया इधर होगा, एरिया इधर होगा, ऊपर क्या है जे कैप और नीचे क्या है माइनस जे कैप। तो क्या हो सकता है एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है, डिस्क थी तो पाई आर स्क्वायर जे कैप या फिर माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप, माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप। तो बहुत सिंपल है। एरिया वेक्टर आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बात देखिए, नोट्स बना लेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे इन चीजों का बहुत अच्छे से, नोट्स बनाते चलेंगे, साथ साथ लिखेंगे। एरिया सबसे पहले आप टॉपिक डालेंगे, लिखेंगे एरिया, फिर एरिया के बारे में लिखेंगे, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हिंदी में नंबर लिखेंगे कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सतह के लंबवत होती है। एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फिर लिखेंगे मेन बात, मेन पॉइंट डाल के लिखेंगे, इन ओपन सरफेस कैन पॉसिबल बोथ साइड्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, बट closed surface in closed geometry it's always
पॉसिबल इन आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि देखेंगे कि भाई खुली ज्यामितियों के लिए ये अंदर और बाहर दोनों तरफ संभव है, लेकिन बंद ज्यामितियों के लिए सिर्फ बाहर की ओर ही संभव है। तो ये बातें आप लोग लिखिए, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए, आगे की हम बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्लक्स को। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक है भाई। तो विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, बहुत सिंपल है, इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए एक बात तो समझ लीजिए अच्छे से कि भाई हमारा मेन जो मोटो है पढ़ने का वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऑफिस का एक पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड, और वेव ऐसे प्रोपेगेट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। तो रियलिटी में हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ रहे हैं, यानी कि हम इस एनर्जी को पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ रहे हैं एनर्जी को। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट है, और लाइट के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। तो हम एनर्जी का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, तो फ्लक्स पढ़ रहा हूँ, तो बेसिकली स्टडी अबाउट द फ्लक्स, इट मींस स्टडी ऑफ एनर्जी, मतलब हम एनर्जी को पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने वाले हैं एनर्जी को। अच्छे समझे, फ्लक्स को दिमाग में अच्छे सेट करें कि फ्लक्स का मतलब ही एनर्जी है। फ्लक्स का मतलब ही क्या है, एनर्जी। अब ये एनर्जी है, अब समझिए अच्छे से कि फ्लक्स है क्या चीज, थोड़ा ढंग से देखेंगे। देखो मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या दी जाती है कि मान लो यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था। अब यहाँ पे हमने एक प्लेन रख दिया, यहाँ पे हमने क्या दिया है, प्लेन रख दिया, एक सतह रख दी, ठीक। अब इस प्लेन से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने लगी, इस प्लेन से, इस सतह से कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरने लगी, और कैसे गुजरने लगी, परपेंडिकुलर पास होने लगी, लंबवत गुजरने लगी। कैसे गुजरने लगी, लंबवत। हमने इनको काउंट कर लिया, हमने इनको गिन लिया, हमने इनको क्या कर लिया, काउंट कर लिया, हमने इनको काउंट कर लिया। अब ये पर यूनिट एरिया से, पर यूनिट एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, इसको हमने काउंट कर लिया, और काउंट करके हमने निकाला, तो जो निकल के आया उसको हमने कहा फ्लक्स, उसको हमने क्या कहा, फ्लक्स। थोड़ा समझिए अच्छे डेफिनेशन में कि अगर मैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन मानता हूँ, मान लो ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन है, ये मान लो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक है रीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन के अंदर अगर मैं बात करूँ, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन के अंदर की अगर मैं बात करूँ, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, आएगी। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन में मैंने प्लेन रखा, तो दिया भाई। अब इस प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास होने लगी, पास होने लगी। तो इस प्लेन के पर यूनिट एरिया से, प्रति इकाई क्षेत्रफल से, पर यूनिट एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसको कहते हैं फ्लक्स। इसको क्या कहते हैं, फ्लक्स। बोलो क्लियर है? एक बार लैंग्वेज में बोल के बताता हूँ, ढंग से सुनेंगे अच्छे से कि द काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2000 बाय per unit cross sectional area, per unit cross sectional area of a plane when it placed in electrostatic region, when it placed in electrostatic region। बोलो क्लियर है? क्या समझ में आया? मैंने कहा the count of electric field lines, the count of electric field lines, बोलो क्लियर है? The count of electric field lines, those are passing per unit area of a plane, per unit area of a plane when it placed in electrostatic region, बोलो क्लियर है? याद समझ में आ गया कि नहीं आया भैया कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, इसी को हमने फ्लक्स नाम दिया, इसी को हमने क्या नाम दिया, फ्लक्स नाम दिया। बोलो क्लियर है? हिंदी में बोल के बता रहा हूँ कि भैया अगर मैं एक विद्युत क्षेत्र मानता हूँ, एक वैद्युत क्षेत्र मानता हूँ, तो इस वैद्युत क्षेत्र में अगर मैं एक प्लेन की बात करते हैं, तल की बात करते हैं, समतल रखता हूँ, तो इस प्लेन से, इस समतल से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, इस समतल से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इसी को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। बोलो क्लियर है? क्या कहा मैंने, क्या कहा भाई मैंने, बताओ। मैंने कहा कि भैया, मैंने कहा
कि भैया वैद्युत वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। बोलो क्लियर है? फिर से एक बार डेफिनेशन थोड़ा सुधार करके और ढंग से बोलता हूँ तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के एकांक भाग से लंबवत गुजरने वाली, एकांक भाग से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बोलो क्लियर है? जहाँ तक बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? जहाँ तक कोई परेशानी नहीं आ रही होगी कि भाई प्रति इकाई क्षेत्रफल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही है, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, यही विद्युत फ्लक्स है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फाई से। बोलो क्लियर है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। चलो अब मैं आपको एक बात थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, फाई की वैल्यू होती कैसे। इसका अभी तक तो मैंने डेफिनेशन में क्या बताया? अभी तक तो मैंने डेफिनेशन में सिर्फ ये बताया कि भाई होती क्या है। मैंने भी कोई मैग्नीट्यूड नहीं बताया, कोई डायरेक्शन नहीं बताई, कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कोई यूनिट नहीं बताई, कोई डायमेंशन नहीं बताया। जबकि डेफिनेशन स्टैंडर्ड कब मानी जाएगी? जब मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा, तो मैं आपको क्या बता दूंगा साथ में? मैं आपको साथ में भैया इसका यूनिट भी बता दूंगा और साथ में क्या बता दूंगा? डायमेंशन। तब फॉर्मूला स्टैंडर्ड हो जाएगा। चलिए तो अब मेरी बात सुनिए अच्छे से। मैंने क्या कहा कि भैया अगर मान लो कि इस कमरे में विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो क्लियर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ एक छोटा सा दरवाजा है, समझो छोटा सा बोर्ड पे एक छोटा सा एक दरवाजा, इस डोर का एरिया किधर होगा? एरिया वेक्टर, ठीक, एरिया वेक्टर मान लो, इधर मान लो चाहे इधर मान लो, किधर भी मान लो, उस तरफ मान लो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। अब मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये मेरा हाथ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, अब ये इधर जा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है? इधर, और दरवाजा किधर है? इधर, और एरिया वेक्टर किधर है? मेरा दूसरा हाथ एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है। मुझे बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना डिग्री है? 90। मुझे बताइए इससे कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है इधर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है और दरवाजा इधर है, ये इधर जा रही है, दरवाजा इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। तो बताइए इसमें से कितनी पास हो रही है? 0। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है, क्या है? 90 है, तो फ्लक्स कितना है? 0। ध्यान से सुनना, थीटा कितना है? 90, तो फ्लक्स कितना आ रहा है? 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस पास ही नहीं हो रही, पास ही नहीं हो रही, एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं दी। और मैंने क्या कहा था? डेफिनेशन ये है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है। अब धीरे धीरे ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मेरे एरिया वेक्टर था, अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक लाइंस घूमना शुरू, कम होने, मतलब इस तरफ घूमना शुरू, और धीरे 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 इलेक्ट्रिक लाइंस इसी डायरेक्शन में आ रही। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है? इधर, और एरिया वेक्टर किधर है? इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, अलग अलग सेम। तो मुझे बताइए इस कंडीशन में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सारी इसमें से पास हो रही होंगी, नहीं हो रही होंगी? सारी पास हो रही होंगी। इसका मतलब जब थीटा 0 है तो फ्लक्स कैसा है? मैक्सिमम है कि नहीं? तो एक बात तो समझ में आ गई। अब मुझे बताइए साइन और कोस में ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जब थीटा 90 हो तो वैल्यू 0 हो, और जब थीटा 0 हो तो वैल्यू मैक्सिमम हो? तो कौन होता है? कोस। तो पहली बात तो फ्लक्स डिपेंड करता है कोस थीटा पे। पहले समझ में आ गया कि भाई फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है? कोस थीटा पर। थीटा किस किस के बीच में था? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। चलिए पहली बात क्लियर है। दूसरी बात करते हैं, अब देखिए अच्छे समझते हैं। दूसरी बारे में बात करें, देखिए फ्लक्स के बारे में यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। दूसरी बात, एक बात बताओ, मान लो कि मैं इस दरवाजे को इतना करने की बजाय बड़ा कर दूं, इतना बड़ा बना, एरिया बढ़ा देता, तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती? लॉजिकली बात है भाई, दरवाजा बड़ा कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होनी नहीं होंगी। इसका मतलब ये एरिया पे डिपेंड करता है कि एरिया बढ़ा तो फ्लक्स भी बढ़ा, एरिया घटा तो फ्लक्स भी घटा। इसके अलावा मान लो पहले यहाँ 10 कूलम चार्ज था, 10 कूलम चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं यहाँ 100 कूलम चार्ज कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? अब जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, मैंने यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बताई थी कि क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज मल्टीपल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो इस एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब डिपेंड किस पर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। तो फाई की वैल्यू क्या निकल के आई? E A cos थीटा, E A cos थीटा। मतलब ये हुआ कि E वेक्टर डॉट A, E वेक्टर डॉट A वेक्टर।
तो फाई बराबर फ्लक्स बराबर क्या निकल के आया इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर। तो यानी कि ये क्या है भैया, ये विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन है। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया बोलो क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आएंगे। तो फ्लक्स के बारे में समझ में आया कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर इसकी यूनिट की बात कर लूं, इसकी यूनिट क्या होगी, तो मुझे बताइए कि भाई इसकी देखिए मेन यूनिट तो होती है वेबर। क्या होती है, वेबर। फ्लक्स की मेन यूनिट क्या होती है, वेबर। लेकिन इसके अलावा भी इसकी यूनिट होती है, क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी एक यूनिट तो क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और होती है, वो होती है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी एक यूनिट ये भी हो जाती है कि वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर, बड़ा क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं है। इसके अलावा यहाँ से इसकी एक और यूनिट निकल के आती है, देखिए चलो। तो न्यूटन इंटू मीटर को लिख सकते हैं जूल। क्या लिख सकते हैं, जूल। तो जूल इंटू मीटर अपॉन कूलम, जूल इंटू मीटर अपॉन कूलम। तो ये सारी इसकी क्या है, यूनिट। डायमेंशन की अगर बात करें कि डायमेंशन कितनी होगी फ्लक्स की, तो डायमेंशन यहाँ से निकाल, यहाँ से निकाल, यहाँ से निकालो। जूल की क्या होगी, m की 1, l की 2, a की -2, और मीटर की क्या हो जाएगी, l की 1, और कूलम की क्या हो जाएगी, a की 1 और t की 1। तो क्या होगा, m की 1, l की 3, t की -2 और 1 ऊपर चले जाएंगे -3, और a की -1। तो कितना, 13 m की 1, l की 3, t की -3 और a की -1। तो क्लियर है यहाँ तक। अब रही बात इसके बारे में एक और बात, कि ये स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों स्केलर है, क्यों है स्केलर, भाई डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर की यूनिट। बोल क्लियर है। तो स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इसके अलावा कुछ बच गया, बिल्कुल। अगर कोई टिनी पार्ट में मान लो इस एरिया में मैं टिनी पार्ट मान लेता हूँ, छोटा सा डी है, डी वेक्टर। तो इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, तो इसके लिए फ्लक्स होगा डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। और कंप्लीट की बात करूं तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट टी वेक्टर, और 0 से a पूरा ए लिख दी। थोड़ा क्लियर है, तो यहाँ तक बात समझ में आएगी, कोई समस्या। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। तो आपको मेरे हिसाब से अच्छे समझ में आ गया होगा कि भाई विद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यह विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होता है या बिंदु गुणनफल होता है। वो क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। कल हम इस पे अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर, ठीक है।